हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट का पेपर 1 यानी 1 to 5 का जो पेपर होता है उसका हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का विषय दोस्तों है मैथमेटिक्स का पेपर। और यह पेपर दोस्तों जो हुआ था वो 23 जनवरी 2022 का, यानी अभी तक का सबसे लेटेस्ट यूपी टेट का जो आपको क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। और देखिए होता क्या है कि टेट के बारे में कहा जाता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है उसका जो पेपर है थोड़ा सा टफ आता है अन्य टेट के मुकाबले। चाहे आप सी टेट देख लीजिए या जे टेट देख लीजिए या और भी अन्य टेट देख लीजिए, उसके मुकाबले यूपी टेट थोड़ा सा टफ रहता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि यूपी टेट जैसे टफ एग्ज़ाम को भी आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। और आप वीडियो में सिर्फ बने रहें और थोड़ा सा समय दीजिए, आप देखेंगे कि यूपी टेट के भी सवालों को आप सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये गारंटी है कि आप सवाल को सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तो a + b + c/c का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कि कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग इस सेशन में आप बने हुए हैं, आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ही आप इसका उत्तर आप लगाएंगे और देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल दिया गया दोस्तों कि a/3 है बराबर b/4 है बराबर c/7 है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूछा गया चीज़ें हैं, ये आपके अनुपात चैप्टर से है, ठीक है। और अनुपात कहता है कि अगर यदि ऊपर में कोई लेटर दिया हुआ हो और नीचे दोस्तों क्या हो, डिजिट हो या कोई संख्या दिया हुआ हो, तो आप सीधा समझिएगा कि इस अक्षर का मान 3 है, इस अक्षर का मान 4 है, इस अक्षर का मान 7 है। आपसे पूछा गया है a + b + c/c का मान क्या होगा। तो a का मान बोलिए कितना रखेंगे आप, 3, b का मान 4, c का मान 7 और नीचे c का मान 7। 7 7 14, 14 को 7 से भाग करोगे तो आपका मान दोस्तों आ जाएगा 2। ये आपका जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही बेसिक और कह सकते हैं कि ठीक सवाल है टेट के लिए। आप में से कई लोगों का उत्तर सही आया होगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ऊपर है। दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है और यह सवाल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कि कैलेंडर चैप्टर से सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आपके ऑप्शन हैं शनिवार, मंगलवार, रविवार या सोमवार। दोस्तों यूपी के भाषा में कहा जाए तो रविवार को इतवार कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में आपका है इतवार। तो अब आप बनाइए सवाल को और देखिए कि आपका उत्तर क्या आता है और फिर आप चेक करिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि इसका सॉल्विंग मेथड किस तरह से होना चाहिए। बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये सवाल जो है एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन देखिए टेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कहता है कि 5 जनवरी 1991 को दोस्तों कौन दिन है, शनिवार है। ये ध्यान दीजिएगा, शनिवार है, शनिवार ना है जी, ठीक है शनिवार है। उसके बाद पूछा है आपसे 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें मेरे 2-4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैलेंडर के सवाल जब भी बनाने होंगे तो उसमें आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, इन दोनों बातों की जानकारी होनी चाहिए। एक होता है सामान्य वर्ष और दोस्तों एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लीप वर्ष दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, 4 वर्ष के बाद आता है। और सामान्य वर्ष आप उसे कह सकते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होता हो। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछें कि क्या 2020 जो भी जस्ट गुजरा है
कोरोना वाला काल गुजरा है, तो क्या 2020 एक लीप ईयर था, लीप वर्ष था? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लीप वर्ष था सर, क्योंकि आप देख पाएंगे कि अंतिम 2 को हम 4 से काट सकते हैं। किसी भी संख्या को 4 से काटना हो तो आप केवल अंतिम 2 को काटिए। अगर अंतिम 2 4 से कट गया मैंने वो संख्या 4 से कटेगी, इसका मतलब जब 20 4 से कटेगी तो जब 20 क्या था दोस्तों? लीप वर्ष था। अब लीप वर्ष आपको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि लीप वर्ष में दोस्तों 28 दिन का ना होकर के फरवरी 29 दिन का होता है। क्या आप में से किसी का बर्थडे है क्या 29 फरवरी को? तब तो आप लोग का 4-4 साल में आता होगा बर्थडे, है ना? टाइम देर से आपको बर्थडे मारने का मौका मिलता होगा और पार्टी का पैसा बचता होगा। आइए समझते हैं कि लीप वर्ष का इसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अगर हम 1991 की बात करें तो ये सामान्य वर्ष है, यानी इसमें जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा। लेकिन 1992, देखिए 92 को 4 से काटोगे 23 चौक 92, 23 के पहाड़ा पढ़ोगे 4 बार में कट जाएगा, यानी 1992 दोस्तों क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन अब यहां एक बात हमको समझना है। देखिए, कोई भी सामान्य वर्ष, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी, कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होगा, यानी 1 जनवरी जिस दिन होगा, अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर वही दिन होगा। जैसे 2022 देखिए, क्या 2022 लीप वर्ष है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि 22 4 से नहीं कटता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 का जो 1 जनवरी था वो शनिवार था। तो आप कैलेंडर चेक कर लीजिए, इसका 31 दिसंबर भी शनिवार ही होगा। इससे क्या समझ में आया कि एक सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है। तो क्या लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर लीप वर्ष में 28 दिन ना होकर के 29 दिन का हो रहा है आपका फरवरी, इसका मतलब कि पहला दिन अगर मान लेते हैं सोमवार है किसी लीप वर्ष का, तो उसका अंतिम दिन मंगलवार होगा, यानी 31 दिसंबर मंगलवार होगा। तो लीप वर्ष दोस्तों क्या होता है? एक दिन का जो है वो बढ़ोतरी हो जाता है अंतिम दिन में। अब यही कॉन्सेप्ट देखिए यहां लगाना है आपको। उसके बाद आपको, अच्छा यहाँ पे एक बात और समझिए, हम लोग वर्ष को गिनते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। आपको पता है कि हमारे सरकार जो चलती है, सरकार का वर्ष दोस्तों कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तब ना बोलता है मार्च क्लोजिंग लग रहा है। तो 31 मार्च को वो खत्म होता है साल, जो कि शुरू कब से होता है दोस्तों? 1 अप्रैल से। यानी जिस डेट में वर्ष की शुरुआत होती है उसी डेट में वर्ष का खत्म नहीं होता, उसके एक दिन पहले खत्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 जनवरी 1991 को शुरुआत अगर साल का हुआ है तो 4 जनवरी 1992 को 1 साल पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 जनवरी 1991 को वर्ष का शुरुआत हुआ है तो 4 जनवरी 1992 को वर्ष का अंत होगा। और बताइए ये वर्ष कैसा रहेगा? सामान्य की लीप वर्ष रहेगा? तो कोई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कि 1992 तो लीप वर्ष है, तो सर ये लीप वर्ष होगा। नहीं भैया, लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप वो समझिए, 1991 का फरवरी 28 का ही था, बिल्कुल सही है। लेकिन 1992 का हम फरवरी तक कहां पहुंचे हैं? अगर फरवरी तक नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब कि अभी हमारे पास लीप वर्ष का इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब जरा समझिए, यानी 4 जनवरी 1992 को देखिए कौन दिन होगा दोस्तों? शनिवार होगा। शनिवार होगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 5 जनवरी को कौन दिन है? शनिवार है। तो साल का अंतिम दिन भी शनिवार होगा, क्योंकि ईयर हम सामान्य की गणना कर रहे हैं। अब 4 जनवरी से हमको जाना कहां दोस्तों? 3 मार्च को जाना है। तो जनवरी में 31 दिन, 4 दिन खत्म हो गया, बचा कितना बताइए? 27। और आपका जो फरवरी होगा 92 का, वो 28 नहीं 29 दिन का होगा। और मार्च में हमको चाहिए 3 दिन, 7 3 10 10 9 19, 2 2 4 और 1 5, यानी टोटल हमको 59 डेज इसके बाद आगे बढ़ना है 4 जनवरी के आगे। तो जब आप ये दिन निकाल लें, उसको आप 7 से भाग करें, तो 7 से भाग करोगे 8 गुने 7 56, यहाँ पे शेष बच जाएगा दोस्तों कितना आपका? 3। और यही शेष अब पूरा मैजिक दिखाएगा दोस्तों। शेष कितना हो गया? 3।
अब आपको क्या करना है, शनिवार जो हम जनवरी यहाँ में एंट्री कर चुके हैं 92 में, तो शनिवार से 3 दिन बढ़ जाना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपके प्रश्न में ऑप्शन में दोस्तों था मंगलवार, ऑप्शन नंबर 2 में था, ठीक है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मंगलवार। समझ में आ रहा है सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और यह सवाल जो है घातांक करनी से रिलेटेड है। आप इस सवाल को अच्छे से देखिए और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। देखिए घातांक करनी से आपके हर एक टेट में क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, जे टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, जितने तरह के भी टेट आप सुनते हैं, घातांक करनी उसमें से एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को भली भांति आप अटेम्प्ट करें और देखिए इसका उत्तर आप कैसे लगा सकते हैं, और आप देखते हैं इसको हम बना के कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया, 1/3 पे पावर दिया है -3, डिवाइड माइनस है 1/4 पे पावर -2, इतना अलग कर दिया गया है, और डिवाइड करना है 1/4 पे पावर -3 पे। तो यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होगा, आप जो नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को लिख भी लेंगे आप, कि अगर किसी भी संख्या पे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या पे पावर अगर नेगेटिव हो, तो अगर आप उस संख्या को पलटा देते हैं तो वह पावर पॉजिटिव हो जाता है। संख्या पलटाना मैंने ये नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे, तो नीचे भाई 1 आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर लेकिन 3 चला जाएगा, पावर हो जाएगा यहाँ पे 3, 4 भी ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ दोस्तों होगा 4 पे पावर 3, ये आपका हो जाएगा 3 का क्यूब, मतलब 27 माइनस 4 गुने 4 16, और इसको डिवाइड करना है 4 का क्यूब से 64। यहां दोस्तों आएगा आपका 11 और भाग करना है 64 से। आप क्वेश्चन देखे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर में ए में ही दिया हुआ है 11/64। समझ में आ रहा है, लग रहा है कि टेट का जो आप यूपी टेट से इतना डरते हैं, उसके मैथ को आसानी से बनाया जा सकता है, बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए अगला सवाल आपका जो स्क्रीन पर है, ये ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है, और इस सवाल को सॉल्व नहीं करना है, आपको समझाना है। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या है क्वेश्चन। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं क्या हो सकती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप पहले इसका उत्तर लगा करके कमेंट कर लीजिए, उत्तर सबको भेजिए ताकि हम देख सकें कि आपका अटेम्प्ट कैसा हो रहा है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि त्रिभुज बनाने की संभावनाएं हैं। तो अब देखिए पहले अब मेरी बातों को समझिए। अगर किसी त्रिभुज में, अगर ये भुजा का मान, इसको हम चलिए इस भुजा का मान ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है त्रिभुज में कि किसी भी जब आप 2 भुजा को जोड़ोगे, सी और ए को जोड़ेंगे, तो ये ज्यादा होना चाहिए बी से, यानी जो बचता है उससे बड़ा होना चाहिए। जब आप ए और बी को जोड़ोगे तो ये ज्यादा होना चाहिए सी से। जब आप बी और सी को जोड़ोगे तो ये ज्यादा होना चाहिए ए से। यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर आप त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं को आप जोड़ते हैं तो उसका मान तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा आनी चाहिए, और यह स्थिति आपके ऑप्शन नंबर देखिए 2 में दिया हुआ है। इस हिसाब से आपका उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये देखिए अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है, ये बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप इसको कैसे बनाते हैं, उसका देखिए मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ √3, ³ और 4√5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही दोस्तों मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, ध्यान दीजिएगा, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है √3, फिर है ³ उसके बाद है 4√5। आप देख लीजिए सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। हम मान चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए देखिए क्या क्या स्टेप पहले फॉलो करना होगा। तो पहले आप एक बात समझेंगे कि रूट का मान दोस्तों होता है आधा। कितना दोस्तों होता है? आधा, ठीक है।
तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर आधा, इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/3 और 5 पे पावर 1/4। बात समझ में आ रहा है। रूट पे जितना भी पावर होता है, यहाँ जो पावर लिखता है उसको जब आप घातांक में लिखते हैं, जब आप उसको पावर के रूप में चेंज करते हैं तो 1/, के रूप में वो लिखा जाता है। अब क्या दोस्तों करेंगे, 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। अब यहां भी आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक सिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन, 4। क्या 4 से 2, 4 जो है 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो जिस बड़े संख्या को आप उठाते हैं, अगर उसको कोई संख्या काट दे तो आप उसको जो है ग्रुप साइड कर दो कि उसका रोल एलसीएम में अब कुछ नहीं है। क्या 3 से 4 कटेगी, नहीं कटेगी। तो अब आपको 4 को 3 से गुना करना होगा। इसका मतलब कि आपका एलसीएम दोस्तों 12 आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी अब यहाँ पे हमको सभी के पावर में 12 से गुना कर देना है। 4 से काटने पे 3, 3 से काटने पर 4 और 2 से काटने पर 6। 3 पे पावर 6, 4 पे पावर 4 और 5 पे पावर 3। ये आपका वैल्यू निकल करके सामने आ रहा है। अब देखिए 3 पे पावर 6, इसको देखिए कितना लाना है। 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और उसको जो हम करेंगे 3 से गुना तो दोस्तों आएगा 729। 4 पे पावर 4 256, 5 पे पावर 3 125। ये कैसे कर रहे हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, 64 गुने 4 256। ठीक है, अब बताइए कि बड़ा मान कौन दे रहा है, ये 3 का मान दे रहा है। यानी ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है और सबसे ये छोटा है। यानी जब हम आरोही क्रम में करेंगे तो नंबर 1 पे ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा और नंबर 3 पे ये होगा। ये अरेंजमेंट देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला सवाल जो है ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। टैट इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछती है। कहता है यदि अवरोही क्रम में, अवरोही दोस्तों माना होता है घटते क्रम में, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, प्रेक्षण समझिएगा वैल्यूज को हटाए जाते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कोण से मापक प्रभावित होते हैं। अब आप बताइए कि क्या आप लोगों को माध्य, माध्यिका या बहुलक ये सब पता है? अगर पता है तो समझ जाइए कि तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं पता है तो पहले वजह समझिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 ऐसा मान दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा मान दिया हुआ है। चलिए एक मान और लेते हैं 8। ठीक है, हम क्या किए हैं, इसको अपने से ही बढ़ते घटते क्रम में लिख दिए हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्या होता है, उल्टा पुल्टा 8 आगे कर देगा, 1 आगे पीछे कर देगा, 5 कहीं और लिखेगा। तो जब भी कभी माध्य या माध्यिका दिया निकालने के लिए बोला जाए, इस क्वेश्चन में तो निकालने बोला नहीं है, हमको प्रभाव बताना है, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी आंकड़े आपको दिए रहे, या तो उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले आप उसको सजाएंगे। जैसे हमने क्या किया, माना कि 10 ऐसे आंकड़े दिए हुए थे, उस 10 या 11 है, उसको हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में सजा दिया। या तो आप चाहें इसको घटते क्रम में 8 7 6 6 5 4 4 3 2, इसमें रुकिए काम करते हैं, 3 को हटा देते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, 4 2 2 1। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या दोस्तों हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। अब सोचिए कि दोनों छोर से अगर हम इधर से 3 अपने मन से, इधर से 3 इधर से 3 हटा दें, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2-3 टर्म जो निकाला जाता है। एक तो निकलता है माध्य। तो दोस्तों माध्य निकलता है, सबको जोड़ करके जितने संख्या उससे भाग करना होता है। तो अगर आप संख्याओं को छांट देंगे तो संख्याएं कितनी है वो हमको पता नहीं चलेगा, यानी माध्य पे प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों आते हैं हम लोग माध्यिका। इसी को कहीं पे लिखा रहेगा दोस्तों आपका माध्यक। ठीक है, देखिए माध्यिका पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माध्यिका दोस्तों क्या होता है कि बीच का जो मान होता है सबसे, जैसे 3 2 5
3 2 5, अगर हम पाँचों यहाँ से हटा दें, देखिए बीच में क्या मिला, 4 मिला। तो माध्यिका अगर यदि हम दोनों ओर से निकाल दें कुछ कुछ वैल्यू, इधर से भी 3 निकाल दें, इधर से भी 3 निकाल दें, लेकिन बीच वाला पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी माध्यिका पे असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों आते हैं बहुलक। देखिए बहुलक क्या होता है कि दिए गए आंकड़े में जिसकी गिनती ज्यादा है, जैसे इसमें देखिए 4 3 बार है, 5 1 बार है, 6 2 बार है, 2 2 बार है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया गया है, 4 का। तो दोस्तों इसका बहुलक क्या होगा, 4। तो हो सकता है कि जब हम डाटा को या फिर आंकड़े को दोनों ओर से हटाएं तो बहुलक की ही संख्या हट जाए, बहुलक का ही 1 2 मान कम हो जाए, तो इसलिए बहुलक पे भी असर पड़ सकता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है, ठीक है, कि माध्य और बहुलक इन दोनों पे असर पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सवाल जो है कई बार रिपीटेड है और ये सवाल रीट वगैरह भी एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए और फिर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। आपका ऑप्शन है 142, 54, 42 और 27। तो आपको ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन अच्छे से आप लिख लिए ना, अब समझिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी कभी किसी घन की बात की जाए और उसमें उसकी भुजा दी हुई हो, दिया रहेगा आपको 3 4 5 कुछ भी दिया रहेगा, 5 बहुत बड़ा हो गया, मेनली क्वेश्चन आता है 3 पर आता है, 2 पर आता है, और उसको चारों तरफ से रंगा जाए और फिर उसको एक भुजा की माप वाले घन में काटा जाए और पूछा जाए कि अगर एक घन की बात करें जिसमें कि एक तरफ रंगा हुआ होगा, तो ऐसे कितने सारे घन होंगे जो कट पीस निकलेगा, काटने के बाद जो पीस निकलेगा अलग अलग घन का, तो उसमें कितने ऐसे घन होंगे जिसके एक तरफ ही रंगा होगा। तो एक तरफ रंगा हुआ घन का जो है फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे आप, 6 × n-2 का स्क्वायर, ठीक है, 6 × n-2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है 6, n दोस्तों कितना है, n देखना है कि भुजा का मान कितना है 5, 5 में 2 चला गया स्क्वायर, ये 6 दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 5 में 3 गया, 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 हो गया और 3 का स्क्वायर तो 9, 9 छक 54, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों मजा आ रहा है, यूपी टेट लग रहा है कि बहुत ही ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खास करके मेरे जो स्टूडेंट होंगे जो मैथ हमसे लगभग पढ़ चुके हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा या बहुत कोई पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका भिन्न से सवाल दिया गया है, और पता नहीं ये सवाल कितनी बार पूछा गया है, कहना मुश्किल है। आप इस सवाल को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये सब सवाल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 सेंटीमीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? ऑप्शन दिया है 21 मीटर, 30 मीटर, 12 मीटर और 25 मीटर। दोस्तों इस सवाल को तो हम बना के समझाएंगे ही, आपको सिखाएंगे ही, लेकिन इस सवाल में आपको हम एक ऐसा टेक्निक देंगे कि ये सवाल बनाने के लिए आपको 2 सेकंड लगेगा। बिल्कुल सही, मात्र 2 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले आप कैसे बनाया जाता है सवाल को वो सीख लीजिए, फिर इसमें आपको हम ट्रिक भी सिखाएंगे। देखिए मान लीजिए ये कीचड़ है, ये कीचड़ है, ठीक है, और इसमें क्या किया गया, एक जो है खंभा को इसमें डाल दिया गया। ठीक है, खंभा डाल दिए। अब खंभा का यहां देखिए ये वाला भाग कहता है कि 4/7 भाग, वही नहीं बोल रहा है जी, हाँ 4/7 भाग जो है वो कीचड़ में है। और अब कहता है कि
इस खंबे को थोड़ा सा ऊपर खींच लिया गया। ध्यान दीजिएगा, पहले यहां पर था वो, देखिए ध्यान समझिएगा, ऐसे खंबा था, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लिया गया और ऊपर खींचने के बाद जितना धंसा हुआ भाग था, जितना कीचड़ में भाग था, उसका कुछ भाग बाहर आ गया। मान लेते हैं ये वाला भाग बाहर आ गया, ये वाला भाग, और ये भाग कितना है, तो कीचड़ में धंसे हुए भाग का 1/3 है। इसको गुना करो दोस्तों, कितना होगा, 4/21 है। ठीक है, 4/21 है। अब आपको ये देखना है कि आखिर कीचड़ के अंदर ये जो भाग रह गया है, ये वाला भाग कितना होगा, समझिए। ये जो भाग होगा, ये पूरा देखिए यहां से यहां तक, थोड़ा इसको येलो कर लेते हैं, यहां से यहां तक जो पूरा था कीचड़ में, उसमें से अब सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, यही भाग बचा हुआ है, और ये वाला भाग तो खींच के बाहर निकाल लिया गया है। तो इस वाले भाग का मान कैसे निकालेंगे, जितना कीचड़ में पहले था, अब जो भाग ऊपर खींच लिया उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा ये कीचड़ में था, उसमें से इतना सा भाग क्या किया, खींच के बाहर निकाल दिया गया, तो इस वाले भाग को हम कीचड़ वाले पूरे भाग में से माइनस कर देंगे, तो ये वाला भाग बच जाएगा। ठीक है, देखिए 7, 21 दोनों आपस के पहाड़ा में है, तो इसमें से एलसीएम 21 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो एलसीएम लेते हैं 7 और 21, देखिए दोनों आपस के पहाड़ा में जुड़ा हुआ है, तो आपको देखना है कि बड़ा वाला कौन सा 21 है, तो उसको आप एलसीएम ले लेंगे। 7 से काटेंगे 3 बार में, 3 गुने 4 12, 21 से काटेंगे 1 बार में, 1 गुने 4 4, तो दोस्तों ये हो गया 8/21। ठीक है, और इस भाग का मान यहां हम लिखते हैं ग्रीन कलर से, इस भाग का मान 8 मीटर दिया हुआ है। कौन, जो अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है, और कीचड़ में धंसा हुआ भाग कितना अभी भी है, 8/21, तो हम ये कह सकते हैं कि 8/21 भाग का मान ही 8 मीटर दिया हुआ है। तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, भाग गुने 1 कितना होगा, 1 भाग, और यहां होगा 21 गुने 1 21, तो 1 भाग क्या हो गया। तो आपको याद रखना है कि भिन्न में जो पूर्ण मान होता है, जो कुल मान होता है, वो 1 भाग होता है। याद रहेगा ना कि भिन्न में कुल मान क्या होता है दोस्तों, 1 भाग होता है। अब आइए कि इसका टेक्निक क्या होगा वो समझते हैं। देखिए ये था, ये कीचड़ में है, ये कीचड़ में है, यहां पर ये इसमें जो है खंबा अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, और ये धंसा हुआ भाग कितना दोस्तों है, तो ये धंसा हुआ भाग दोस्तों है आपका 4/7। अब जो हम यहां बोलेंगे उसको आप ध्यान से सुनेंगे, तभी ये सब सवाल क्या क्या होगा, 2-3 सेकंड में सॉल्व, एकदम गारंटी है, 2-3 सेकंड में सॉल्व होगा। अगर खंबा का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, देखो इस प्रकार से, ये है ऐसे धंसा हुआ है, 4/7 भाग धंसा हुआ, ये 4 भाग है, और इसको मान कैसे लिखा हुआ है, 4/7 भाग। इसका मतलब कि ये जो खंबा है, इसका पूरा मान 7 भाग है। 7 भाग में से 4 भाग कहां पर है, कीचड़ में है, तो 3 भाग ऊपर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ये 4 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, टोटल कितना दोस्तों, 7 भाग है। कैसे समझेंगे, कुल 7 भाग है, तो नीचे जो हर का मान दिया रहे, नीचे जो हर का मान दिया रहे वही होता है कुल मान। तो ये जो खंबा था वो कितना है, 7 भाग है। तो जब हम खंबा का जो माप निकालेंगे, खुद खंबा का जो लंबाई निकालेंगे, वो 7 भाग का ही गुणज होगा, 7 भाग से ही गुना होकर के मान निकलेगा। तो आपका ऑप्शन देखिए, आपका जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया था, 21, 12, 30, 25। आपका ऑप्शन है 21, 12, 30 और 25। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसमें से 7 से कटने वाला एक ही मान है, 7 के पहाड़ा वाला एक ही मान दोस्तों कौन है, 21। इसलिए इस खंभे की कुल लंबाई 21 हो सकती है। और इस सवाल को बिना बनाए आप 2 सेकंड में उत्तर मार के निकल सकते थे। समझ में आ रहा है ना कि टेक्निक क्या होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। लीजिए, समय काम का एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है। देखिए, कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ऑप्शन है आपका 10, 40, 30 और 20। उम्मीद है कि आप में से कई लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं आप भिड़ जाइए और आप अपना उत्तर बताइए।
देखिए a प्लस बी इसका दिया हुआ है 12 दिन। अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, इसका दिया हुआ है 12 दिन। b प्लस सी इसका दिया हुआ है 15 दिन। और c प्लस a इसका दिया हुआ है 20 दिन। हमको a का अकेला काम करने की क्षमता बताना है कि a कितने दिन में काम करेगा। अब हम जैसे जैसे आपको समझाते चले जाएंगे, आप आराम से समझिएगा, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप में से हो सकता है कोई इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और काम, ठीक है। और यहां से सीटेट भी क्वेश्चन पूछती है। तो जब भी ऐसा ग्रुप में काम किया रहे तो उसके काम का समय दिया रहे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम दोस्तों 60 होगा। देखिए 60 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। टेक्निक क्या है, बड़े वाले को उठा लेंगे, 20 कटेगा 12 से 15 से नहीं कटेगा, तो डबल करेंगे 40 तो भी नहीं कटेगा, ट्रिपल करेंगे 60 अब सबसे कट जाएगा। तो जब एलसीएम आपका निकल जाए तो आप उस एलसीएम को क्या करेंगे, टोटल काम मानेंगे, टोटल काम, कुल वर्क मानेंगे उसको। यानी अब एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम सामान्य नाम दे देते हैं कि सेब। यानी 60 सेब खाना है, 60 सेब को खत्म करना है, ये काम है। जब इन दोनों से पूछा गया, बोला कि हम लोग लेंगे 12 दिन और सेब खलास कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक दिन में ये दोनों मिल करके बस 5 सेब खा सकता है। बी और सी से पूछा गया तो ये बोला कि हम तो भाई 15 डेज लेंगे, यानी ये दोनों मिल करके एक दिन में 4 सेब ही खा सकता है। सोचिए 60 सेब खाने में 2 आदमी मिलके 15 दिन लेगा, तो एक दिन में कितना सेब खाएगा बताइए, 4 सेब खाएगा। और जब इन दोनों से पूछा गया, बोला हम लोग तो भाई और भी क्या है, आलसी हैं खाने में, तो हम लोग 20 दिन ले लेंगे। 20 दिन लेंगे, इसका मतलब कि एक दिन में कितना सेब खाएंगे, 3 सेब खाएंगे। अब देखिए, अब यहां पर मेरा एक बात ध्यान रखिए कि समय काम के चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है क्षमता पता करना। कोई भी व्यक्ति कितना काम करेगा वो उसके क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये दोनों का क्षमता निकला 5, इन दोनों का क्षमता निकला 4, इन दोनों क्षमता निकला 3, क्योंकि एक दिन में किया गया कार्य ही क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो देखिए 2 बार ए मिलेगा, 2 बार देखिए बी मिलेगा, और देखिए 2 बार सी मिलेगा, सी और सी। तो सबकी क्षमता जुड़ गई तो क्षमता भी जुड़ेगी। 5, 4, 9, 3, 12, ध्यान दीजिएगा, 5, 4, 9, 3, 12। लेकिन अगर हम यहां से 2 कॉमन कर लें तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान निकलेगा 12, 2 से काटेंगे तो 6, यानी ए बी सी, अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं, 2-2 करके नहीं, अगर ए बी सी तीनों एक साथ आ जाएं तो ये लोग तीनों एक दिन में 6 सेब खा सकते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है एक कितने दिन में खाएगा, तो पहले हमको जानना होगा कि ए की क्षमता क्या है। तो अगर हम बी सी की क्षमता जो कि 4 है, अगर हम कम कर दें, यहाँ बी सी के पास 4 रख दें, तो a प्लस 4 बराबर कितना होगा, 6। तो a का मान निकलेगा 6 माइनस 4 बराबर 2, यानी a जो है एक दिन में 2 सेब खा सकता है। अब आप खुद बताइए कि a जो है 60 सेब खाने में 2 के हिसाब से कितना दिन लेगा बताइए, 30 दिन लेगा। एक आदमी एक दिन में अगर 2 सेब खा रहा है तो 60 सेब खाने में दोस्तों कितना लेगा, 30 दिन लेगा। समझ में आया? समय काम का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट में पूछा हुआ है, ठीक है। और इस तरह का सवाल आपको रीट वगैरह में भी क्वेश्चन देखा जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दोस्तों जरूर करें, क्योंकि लाइक ही मेरे लिए एक आपका फीस है और हमको मोटिवेट करता है कि भाई हम आपके लिए और भी काम करके दें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला सवाल दोस्तों जो है ये आपका एलसीएम एचसीएफ से आपको पता होगा कि आपके किसी भी टेट एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ जरूर क्वेश्चन पूछता है। खास करके आगामी जो सीटेट है, सीटेट में तो एलसीएम एचसीएफ खास करके दिया हुआ कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। 14/33, 42/55 और 21/22 का एचसीएफ बताना है। आपके सामने रहा ऑप्शन। तो आप में से कई लोग हमसे एलसीएम एचसीएफ पढ़े हुए हैं और जो लोग एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एलसीएम एचसीएफ का खतरनाक ट्रिक हम दिए हुए हैं, जिसको बोलते हैं खतरनाक ट्रिक, ताकि आप जो है 2-4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एक नया मेथड दिए हुए हैं एलसीएम निकालने का, जिसको बोलते हैं असली मेथड,
ठीक है, एलसीएम में भी असली मेथड और एचसीएफ में भी असली मेथड, यानी अब तक जो आप पढ़े हुए वो सब क्या है, नकली मेथड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है 14/33, 42/55 और है 21/22। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। अब एकदम शांति से जो है ट्रिक को समझिएगा। जब भी कभी भिन्न, ये सभी क्या है, भिन्न न है दोस्तों, तो जब कभी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर निकलेगा एचसीएफ, लेकिन नीचे दिए गए मान का निकलेगा एलसीएम। आइए निकालते हैं। तो ऊपर दिया गया है 14, 42, 21। अब एचसीएफ का खतरनाक ट्रिक क्या होता है, असली ट्रिक क्या होता है, आइए आपको एक झलक दिखाते हैं। आप लोग पढ़े हुए गुणनखंड विधि, भाग विधि, सब बकवास है। सबसे नजदीक दो संख्या कौन है बताओ, 14 और 21। इन दोनों का अंतर निकालो तो कितना आ रहा है बताओ, 7 आ रहा है, अंतर 7 आ रहा है कि नहीं। और 7 दोस्तों क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी उसको आप तोड़ ही नहीं पाओगे। 7 दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या, उसको तोड़ ही नहीं पाओगे। और देखिए 7 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो जब आप दो किसी नजदीक संख्या का अंतर निकाल लें और उससे सभी संख्या कटती हो तो वही आपका एचसीएफ है, ऊपर में 7। ठीक है, अब देखिए यहां नीचे क्या करना है, नीचे निकालना होगा आपका एलसीएम, ठीक उल्टा। तो एलसीएम में आपको क्या सिखाए हुए हैं, सबसे बड़ा वाला उठा लो और अब पहला से चेकिंग करना शुरू करिए। 33 और 55 में क्या कॉमन दिख रहा बताओ, यहां भी 11 है, वहां भी 11 है, लेकिन यहां 3 है, वहां 5 है। भैया इसको 3 दे दो, गरीब आदमी है, काम बन जाएगा। अब देखो 22 और अब पूरे में क्या कॉमन है, तो भाई यहाँ 11 और 2 है, यहाँ 11 और 5 और 3 है, 2 तो है ही नहीं, तो 2 भी इसको देना होगा। तो होगा 55 दूनी 110 गुने 3 330। यह देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों कि असली विधि क्या है। बहुत और मजा आएगा जब आप एलसीएम एचसीएफ का वीडियो जब देखोगे ना, तो मजा आ जाएगा कि भाई एलसीएम एचसीएफ ये तो बहुत ही आसान है, चुटकी में सॉल्व कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ, ये एक वर्गमूल घनमूल का चैप्टर का सवाल है। सवाल देखिए आपके सामने दिया गया है 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए ये सवाल जो बनाने का तरीका है उसको पहले आप अच्छे से समझिएगा। देखिए वर्गमूल आपसे पूछे 81 का वर्गमूल, तो बड़ी आसान है, रूट मार दिए फट से, 81 कर लिए और बोल दिए भैया 9 होगा। आपको बोले 121 का वर्गमूल क्या, तो फट से लिखोगे 121 और इसका लिख दोगे 11। तो ये सब तो बच्चा वाला सवाल आप बड़े आराम से मान लेंगे, लेकिन ये सवाल जहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है तो ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से बनेगा। और वर्गमूल का भी आपको एक वीडियो का लिंक देंगे, और ये आप जो है एकदम सच्चाई है इसको सुन लीजिए कि अगर आप उस वीडियो को अच्छे से आप देख लेते हैं तो धरती का कोई भी वर्गमूल आपसे पूछ दे, कितना भी बड़ा से बड़ा पूछ दे, आप उसको बनाने में 4 ऑप्शन होता है जी, 4 ऑप्शन, आप 4 सेकंड ही लोगे, बस 4 सेकंड ही लोगे। लेकिन आप उस वीडियो को धैर्य से, 10 मिनट का वीडियो है, और आप उसको देख लेते हैं तो आपका पूरा वर्गमूल घनमूल हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए यहां समझते हैं। आपको हमेशा फोकस करना है कि यहां पर 2 के साथ जो गुना करके जो रूट में दिया गया है यह मान कितना है, तो 10 है। तो 10 लाने का एक ही स्थिति बनता है, √5 गुने √2, यही ना होगा जी। और अगर यदि हम इसको स्क्वायर करके जोड़ दें, √5 का स्क्वायर जोड़ √2 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो गया, देखिए ये 7 आ गया और ये हो गया +2 × √10, समझ में आ गया। तो ये हो गया a², ये हो गया b² + 2ab। देखिएगा a² + b² + 2ab, a मतलब √5 और b मतलब √2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बताइए, इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, यही लिखते हैं जी, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, √5 और b क्या है, √2। तो लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले इसको ऐसे चेंज कर लिए, अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो सोचिए जो स्क्वायर में होता है उसका एक बाहर ना आता है जी, तो ये जगह √5 + √2, यही इसका वर्गमूल है। क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया आप लोग को।
कि कितना ही अच्छा सवाल है और बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका जो अगला सवाल दोस्तों है, ये है आपका नंबर सिस्टम का, और ये भाजकता से जुड़ा हुआ सवाल है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4। अब आप में से जितने लोग हमसे नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं और जो भाजकता हमसे पढ़े हुए हैं, वो तो इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर देगा। तो आप लोग सॉल्व करिए, अपना उत्तर भेजिए। आपको देखिए अब हम बना के दिखाते हैं, जो लोग हमसे नहीं पढ़े हुए हैं इसको देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे, जरा इसको समझिएगा। पहला ऑप्शन है 2 नहीं है 3 5 7 2 4 0 6, एक है 9 1 3 4 6 2, और एक है 1 3 5 7 9 2। इसमें देखना है कि कौन 99 से कट जा रहा है। तो पहले आप ये देखिए कि 99 आया कैसे, 9 गुने 11, यानी 99 से वही संख्या कट सकती है जो 9 से भी कटती हो और जो 11 से भी कटती हो। तो जब जब 9 और 11 दोनों आ जाए, तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले आप 9 से चेक कर लें कि कौन कौन से कटेगी। तो 9 से काटने का नियम हम बताए हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो फर्स्ट बार चैनल पर आए हुए हैं, आप ध्यान से समझिए और लिख भी लीजिएगा। 9 से वही संख्या कटेगी, इसको जोड़ने पर 9 मिलेगा। 5 4 9, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 कट जाएगा। 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9 जोड़ दिए 9, 9 4 3 7 1 8, 8 2 10, नहीं ये नहीं कटेगा, इसमें 9 नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, 7 2 9 और 9, ये तीनों 9 से कट रहा है। अब चेक करना कि 11 से कौन कटता है। तो 11 से कटने का नियम है दोस्तों कि अल्टरनेट संख्याओं को लीजिए आप। तो 5 3 8 1 9, 4 4 8 और 1 9, और दोनों को माइनस कर दीजिए। पहले अल्टरनेट अंकों को ले लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। जैसे हम क्या किए, 5 के बाद अल्टरनेट कौन होगा 3, फिर कौन होगा 1। अल्टरनेट को बोलते हैं 1 छोड़ करके 1, और उसको जोड़ करके घटा दीजिएगा। तो या तो आपको 0 आना चाहिए या फिर 11। देखिए 0 आ रहा है, यानी ये दोनों से कट रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन देखिए आपका दोनों से नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन ए नंबर सही होगा। चेक करना है, दिखा देते हैं। 6 के बाद 4 10, 10 7 17, 17 और 3 13, 17 और 3 20। यहाँ देखिए 0 और 2, 2 2 और 5 7, माइनस करिए कितना होगा 0 11 कुछ आएगा, नहीं आएगा। यहाँ चेक कर लीजिए 7 2 9, 9 3 12, 9 5 14 और 1 15। माइनस कीजिए 0 या 11 आता है, नहीं आएगा। तो ये दोनों का दोनों आंसर नहीं होगा, पहला ही आंसर होगा। तो जब पहली बार में आंसर मिल गया हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर मारिए और निकल जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी जो है वो नंबर सिस्टम के परिचय से सवाल दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या अभाज्य संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो हमसे बेहतर आप बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग को ये अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आपको याद होगा कि पाई हम कौन सी संख्या में लिखाए हुए थे, बताइए पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं, और परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय उसे बोलते हैं जो जो P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं, यानी भिन्न रूप में लिखा जाए। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि सर पाई का मान 22/7 होता है, तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं है? क्या P/Q के रूप में नहीं है? तो भाई P/Q के रूप में बिल्कुल है, लेकिन ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, लगभग मान है। ठीक है, वास्तविक मान नहीं है, क्या है, लगभग मान है। पाई का मान आप देखे होंगे 3.14 समथिंग ऐसे आता है। ठीक है, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो वैल्यू लिया गया है लगभग, वो कैसा है, परिमेय है। देखिए एक ही शब्द का दो तरह का जो है परिचय है, उसको ध्यान रखिएगा कि पाई जो है अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 दोस्तों वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए नंबर सिस्टम का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
आप में से कई लोगों को हम शेषफल प्रमेय पढ़ाए हुए हैं, जिसको आप अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। देखिए उसी का सवाल दिया गया, कहता है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ एक वर्ड दिया है भागफल, उसको बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल दोस्तों बोलते हैं रिमाइंडर, और भाजक को दोस्तों बोलते हैं डिविजर। तो इस संख्या को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई करिए और देखिए, हम आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे होता है संख्या जिसको भाग करना है, तो यहाँ दिया है 16,075। हमको भाजक निकालना है, किससे काटना है वो निकालना है, और भागफल दिया है 167, और दोस्तों शेष दिया हुआ है 43। एक काम करते हैं कि भाजक को हम जो है x मान सकते हैं। अगर इसको x मान लिया जाए तो संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी इसको भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो भाज्य होता है भाजक गुने भागफल, यानी x गुने 167 और प्लस 43। अगर हम इसको यहाँ लेके आए तो क्या होगा? 43 घट जाएगा, बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 0, 1 6, और यहाँ होगा x का मान 167। ठीक है, इस तरह से आपका मान आएगा। अब यहाँ पर आप जैसे x का मान निकालोगे तो 16,032 को जो है 167 से आप भाग देंगे, आपका मान निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन से थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बड़ा ही खराब दिया हुआ है, क्योंकि सबका अंत में 6 है, ठीक है। तो आप इसको जो है एक रेंज के हिसाब से मारिए। देखिए अगर 160 होता तो 16 को कितना बार गुना करें कि वो, सॉरी, यहाँ पे 16 होता और यहाँ होता 16,000, यानी ये लगभग जो है 100 के आसपास का रेंज है, ये 100 के आसपास का रेंज है, यानी इसका आंसर 96 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको रेंज मारिए कि अगर 16 होता और यहाँ 16, देखिए यहाँ पे होता 16,000, ये सब 0 होता, और यहाँ होता 16 और ये भी 0 होता है, तब तो पूरी कटता यहाँ एक बार में कितना 100 होता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मान है और यहाँ भी कुछ मान है, 100 के आसपास इसका होना चाहिए मान। तो आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 96, आप इसी को उत्तर लगाएंगे। ठीक है, ये भी सब भी टेक्निक को समझिए कि किस प्रकार से हम भाग देते हैं। और देखिए बढ़िया से, 16 0 32, इसको भाग करना था किससे? 167 से। मान लिया कि ये 160 है और ये 16, बाकी सब 0 है। तो इस प्रकार अगर होता तो हम काटते कितना बार में, बताओ? 100 बार में काटते। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ थोड़ा सा आगे है और ये भी थोड़ा सा आगे है। इसका मतलब कि इसका भी मान थोड़ा 100 के करीब में ही होना चाहिए, 100 के आसपास में होना चाहिए। तो 100 के आसपास में दोस्तों है 96 है, इसको उत्तर मार के हम निकल जाएंगे। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सवाल आपको जो है सिर्फ चेक कर रहा है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या है? 50 से छोटे यानी 1 से लेकर 50 तक में जितने भी पूर्णांक आते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं, जितने भी संख्याएं या अंक हैं, उसमें अभाज्यों की संख्या क्या? अभाज्य मतलब जो किसी से नहीं कटता हो, एक से कटता है या फिर स्वयं से कटता हो। ऑप्शन दिया गया 14, 16, 25, 15। अगर कोई मेरा कॉपी थोड़ा रिवाइज करते होंगे आपको उसको पता होगा कि 50 से लेकर के 1 से 50 तक तो कितना होता है? 15 होता है, और 1 से लेकर के 100 तक तो कितना होता है? 25 होता है। 1 से 50 में 15 और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल जो है ये भी नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा? देखिए 1,21,012 को 12 से भाग देना है तो शेष क्या बचेगा? अब इस सवाल को तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन कंपटीशन में क्यों दे रहा है? ताकि कौन टाइम वेस्ट करता है और कौन टाइम कम से कम लगाता है उसको देखना है। अब जो आपको हम बताने वाले हैं उसको ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि 12 के बाद सभी 0 होते तो कुछ ऐसा होता, और अगर हम इसको 12 से भाग करते तो कोई भी बकलोल स्टूडेंट भी होगा ना, जिसको मैथ कम भी आता होगा, वो भी बोला कि 12 से पूरी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मान है 1012,
ये 12 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो अब बताओ कि ये पूरे संख्या में काटने के लिए हमको यहाँ तक काटना चाहिए कि यहाँ से यहाँ खाली काटना चाहिए? तो खाली हमको 10 से 12 काटना चाहिए। तो 10 और 12 को हम जो है 12 से काटना शुरू करते हैं। 12 × 96, 5 2 और 12 चौक 48। देखिए आपका 4 शेष है, ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आ रहा दोस्तों कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और टेक्निक समझिए कि हम टेक्निक क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निक से ही आप कम समय लगा सकते हो, टाइम बचा सकते हैं। देखिए अगला सवाल दोस्तों जो है वो है आपका, वो भी नंबर सिस्टम का ही है और इकाई का अंक ज्ञात करना है। सवाल देखिए आपके सामने दिया हुआ है 378 × 236 × 459 × 312 का गुणनफल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए सवाल आपके सामने लिखते हैं 378 × 236 × 459 × 312, इन सबको जब गुना करोगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा ये बताना है आपको। देखिए जब भी इकाई अंक निकालना हो, इकाई अंक को बोलते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट। इकाई अंक निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो केवल इकाई अंकों को गुना करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो 8 × 6 कितना दोस्तों आया 48। अब ये नहीं करना कि 48 × 9, बिल्कुल गलत, वो नहीं करना दोस्तों। अब क्या करना है, 48 का 8 पकड़ो और इसको 9 से गुना कर दो, 9 × 8 = 72। अब इसका 2 पकड़ो और ये 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, यानी इसका इकाई अंक 4 होगा। समझ में आया कि आज का जो सेशन था वो कितना बढ़िया सेशन रहा आपके लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। 7-8 सवाल और रह गए हैं, वो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत गर्मी है, आप देख रहे हैं 2:15 बज रहा है और इस शेड में खड़े होकर पढ़ाने में बहुत परेशानी है। लेकिन फिर भी आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं, आप लोग जो कमेंट और लाइक करते हैं, तो उससे इतना एनर्जी मिलता है कि बता नहीं सकते हैं, वो बयां करना मुश्किल है। इसलिए जो है लगता है चलो आप लोग जितना अधिक हो सके आपकी सेवा की जाए, आपको हेल्प की जाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।